देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। आज सबके मन में यह सवाल है कि क्या कोरोना की रिकॉर्ड तोड़ लहर अब लॉकडाउन लाएगी। भारत में कुल केस 1 करोड़ 28 लाख के पार हो चुके हैं और ऐसी आशंका है कि 31 मई तक ये केस 1 करोड़ 42 लाख के पार जा सकते हैं। सिर्फ 62 दिन यानी लगभग 2 महीने में हर रोज आने वाले कोरोना केस की संख्या 8,365 से बढ़कर 1,15,000 केस तक पहुंच गई है। हर रोज सामने आने वाले नए केस के मामले में महाराष्ट्र दुनिया में नंबर 3 पर है। अगले 4 हफ्ते बहुत नाजुक हैं। एक्स्ट्रा खबरदार रहना होगा, सावधानी बरतनी होगी। कोरोना की ये भयानक लहर भारत को लॉकडाउन और दूसरे प्रतिबंधों की तरफ धकेल रही है। रायपुर में 11 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन लग रहा है। दिल्ली के अलावा गुजरात के 20 शहरों में, पंजाब के 9 शहरों में, राजस्थान के 10 शहरों में और उड़ीसा के 10 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। नाइट कर्फ्यू कितना कारगर है और क्या इससे संक्रमण रुक सकता है, इसका विश्लेषण करेंगे। वैसे दिल्ली हाईकोर्ट ने आज कहा है कि अगर आप कार में अकेले भी हैं तो भी आपको मास्क लगाना होगा, क्योंकि कार भी एक सार्वजनिक स्थल है। अब सवाल यह है कि अगर कार एक सार्वजनिक स्थल है और वहां मास्क जरूरी है तो फिर राजनीतिक रैली क्या है, वहां मास्क लगाना जरूरी क्यों नहीं है। मास्क के फायदों पर ग्लोबल रिसर्च भी आपको दिखाएंगे। कुछ राज्यों ने वैक्सीन की कमी की बात कही है और केंद्र से वैक्सीन की मांग की है, इसका विश्लेषण भी करेंगे। भारत काफी तेजी से वैक्सीनेशन कर रहा है। बीते 24 घंटे में टीके की 33 लाख डोज लगाई गई हैं, लेकिन यह रफ्तार काफी नहीं है। 81 दिनों में 6% आबादी को टीका लगा है। इस रफ्तार से 60-70% आबादी को टीका लगाने में 4 साल लग सकते हैं। वैक्सीन वाले इस चैलेंज को समझना जरूरी है। आपको एक्स्ट्रा खबरदार रहने की जरूरत है। देश के 18 राज्यों में कोरोना के खतरनाक वेरिएंट्स मिले हैं। इनमें महाराष्ट्र में मिला डबल म्यूटेंट स्ट्रेन शामिल है। नए स्ट्रेन ने वायरस की ट्रांसमिशन पावर बढ़ाई है, तो इसकी वजह से नए लक्षण भी सामने आए हैं। पहले के लक्षणों के अलावा नए लक्षण है पेट दर्द, उल्टी, जोड़ों का दर्द, कमजोरी, भूख में कमी, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल समस्याएं और कंजंक्टिवाइटिस। इन लक्षणों पर नजर रखिए और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से परामर्श जरूर कीजिए। कोरोना का खतरा बहुत बढ़ गया है। दूसरी लहर कहीं ज्यादा संक्रामक है। अस्पतालों का हाल फिर वही हो रहा है जो आपने पिछले साल देखा था। शमशानों में फिर वही हाल है जो पिछले साल था। पिछली बार बुजुर्ग और बड़ी उम्र के लोग चपेट में आ रहे थे। इस बार युवाओं, बच्चों, महिलाओं पर बड़ा खतरा है। वो बीमार हो रहे हैं। पिछले 2 महीने में स्थिति बहुत बिगड़ गई है। ऐसा इसलिए भी हुआ है कि कुछ हद तक लोग कोरोना के नियम भूल गए हैं। मास्क लगाना छोड़ दिया है। जिनके पास मास्क है वो ठीक से उसे नहीं लगा रहे हैं। भीड़ भाड़ में जाने से कोई हिचकता नहीं है। ऐसा लगता है कि कोरोना से डर खत्म हो गया है, लेकिन आप इस डर को बनाए रखिए और कोरोना को हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। भूल जाइए कि दूसरे क्या कर रहे हैं, भूल जाइए कि नेता क्या कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नेता रैलियां कर रहे हैं, फिर हमें क्या। लेकिन इन बातों से आपका बचाव नहीं होगा। इससे आप खुद ही खतरे में पड़ेंगे, अपने परिवार को खतरे में डालेंगे, क्योंकि यह विकट स्थिति है। हमें 1 महीने बहुत सतर्क रहना होगा। एक दिन में 1-1 लाख केस आ रहे हैं। नए केस के रिकॉर्ड टूट रहे हैं और देश में जगह जगह पाबंदियां लौट रही हैं। पिछले 3 दिन में 2 बार कोरोना के मामले 1 लाख के पार गए हैं। सोमवार को करीब 1,03,000 मामले आए थे। मंगलवार को करीब 97,000 और पिछले 24 घंटे में तो हर रिकॉर्ड टूट गया। एक दिन में 1,15,000 से ज्यादा केस, ऐसा कभी नहीं हुआ था। 1 लाख लोग एक दिन में इन्फेक्टेड मिल रहे हैं, तो समझ जाइए कोरोना ने कितने गुना ज्यादा ताकत से हमला किया है। 2 महीने के अंदर हालात कैसे बिगड़े, इसे आंकड़ों में समझिए कि 12 फरवरी को देश में करीब 1,36,000 एक्टिव कोरोना मरीज थे, लेकिन अप्रैल के पहले हफ्ते में आंकड़ा करीब 8,43,000 हो चुका है। यानी 2 महीने के अंदर 6 गुना कोरोना मरीज बढ़ गए, यानी खतरा भी 6 गुना बढ़ गया है। अगर यही स्पीड बनी रही, अगर इसे अभी रोका नहीं गया, तो फिर तबाही मच जाएगी। गुजरात में जैसे जैसे संक्रमितों की तादाद बढ़ रही है, वैसे ही कोरोना जो है उसकी वजह से मौत की भी तादाद बढ़ रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं अहमदाबाद के सिविल कैंपस में आए हुए एक 1200 बेड के अस्पताल के बाहर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ी भीड़ है। ये भीड़ इसलिए है कि लोग यहाँ पे अपने जो रिश्तेदार हैं उनकी डेड बॉडीज को लेने के लिए यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये बड़ी भीड़ उसी के लिए लगी हुई है। लगातार यहाँ से जो डेड
डेड बॉडी है उसको ले जाने का काम है वो यहाँ से जारी है। अस्पताल पूरी तरह से फुल हो चुका है। करीब 1000 से ज़्यादा मरीज इस वक्त अस्पताल के अंदर है। 4 बजे आया मैं, बराबर। मेरी बहन है, सुरेंद्रनगर रहती है, वो रात 11 बजे दाखिल करी। 10वां नंबर है मेरी बहन का डेड बॉडी में। लेकिन बात किसी एक शहर की नहीं है, हर शहर पर इसी तरह का फिर खतरा है। कोरोना के केस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। खास तौर पर 11 राज्यों में हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। इनमें महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक का नाम है। 90% से ज्यादा नए केस इन्हीं 11 राज्यों से हैं। इसीलिए इन राज्यों की केंद्र के साथ बड़ी मीटिंग हुई है। लापरवाही या ओवर कॉन्फिडेंस कि अब वैक्सीन आ गई है, अब हमको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की ज़रूरत नहीं है, अब हमको मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है, अब हम भीड़ में चले जाएं, अब हम पार्टी कर लें, रेस्टोरेंट में चले जाएं, शादी में चले जाएं, मास्क पहने ना पहने, हम अपनी नॉर्मल एक्टिविटी जो है जितनी मर्जी करते रहें और सावधानी भी ना बरतें, हमें कुछ होगा नहीं, क्योंकि मोर्टालिटी रेट तो बहुत कम है, 1.3% ही रह गया है। तो ये जो एक एटीट्यूड डेवलप हुआ है, सबसे बड़ी जो कठिनाई है इस एटीट्यूड के वजह से जो नॉन कंप्लायंस हो रहा है बेसिक बातों का, वो हमारी चिंता और चुनौती का विषय है। अगर लापरवाही होती रही तो संक्रमण बढ़ेगा और संक्रमण बढ़ेगा तो हालात भी बिगड़ेंगे। महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़ का हाल सब देख रहे हैं। ये 3 राज्य सबसे बड़े खतरे की चपेट में हैं। नियमों का उल्लंघन मत कीजिए, आगे जाइए। सबसे ज्यादा केस वाले देश के 10 जिलों में महाराष्ट्र के 7 जिले हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस आ रहे हैं और सबसे ज्यादा मौतें हो रही हैं। अकेले महाराष्ट्र में ही हर दिन औसतन 50,000 से ज्यादा केस आ रहे हैं। मंगलवार को करीब 55,000 नए मामले आए और 297 लोगों की मौत हुई। पंजाब और छत्तीसगढ़ में हालात इसलिए खराब है कि दोनों राज्यों में संक्रमण से मरने वाले लोगों की संख्या आबादी के हिसाब से बहुत ज्यादा है। यही वजह भी है कि महाराष्ट्र हो, पंजाब हो या छत्तीसगढ़ हो, खास तौर पर इन तीनों राज्यों में खतरे को देखते हुए पाबंदियां और बढ़ा दी गई हैं। पंजाब में नाइट कर्फ्यू 30 अप्रैल तक बढ़ गया और इसे पूरे राज्य में लागू कर दिया गया। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। राजनीतिक रैलियों पर भी रोक लगा दी गई है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 9 अप्रैल से 19 अप्रैल तक सब कुछ बंद रहेगा, यानी 11 दिन कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। इससे पहले दुर्ग में 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक लॉकडाउन कर दिया गया था। महाराष्ट्र में वीकेंड लॉकडाउन के अलावा 14 अप्रैल तक आंशिक लॉकडाउन है। वहाँ शुक्रवार रात से सोमवार सुबह तक वीकेंड में कंप्लीट लॉकडाउन और सोमवार से शुक्रवार तक रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू। नाइट कर्फ्यू, वीकेंड लॉकडाउन और धारा 144 जैसी पाबंदियां देश के अलग अलग शहरों में अपने अपने हालात को देखकर लगाई गई हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये पाबंदियां संक्रमण को रोक पाएंगी? हिंदुस्तान में कोविड के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 1,15,260 नए मामले सामने आए हैं। अगर देश की राजधानी दिल्ली की बात करी जाए तो दिल्ली में सरकार ने अब नाइट कर्फ्यू इम्पोज कर दिया है। इसका मतलब है अगर आप असेंशियल कमोडिटीज की लिस्ट में नहीं आते हैं तो आप रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक बाहर नहीं निकल सकते हैं। दिल्ली सरकार का इस समय मानना है कि जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, जरूरी है कि चेन को तोड़ा जाए। बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कहना है कि अब वो अलग अलग हाउसिंग सोसाइटीज पर बहुत पैनी नजर बनाए हुए हैं और 5 और उससे ज्यादा अगर लोग पॉजिटिव मिलते हैं तो न सिर्फ सोसाइटी को सील किया जाएगा बल्कि उसे मिनी कंटेनमेंट जोन करार दे दिया जाएगा। कोरोना के मामले मध्य प्रदेश के लिए दिन ब दिन घातक होते जा रहे हैं। घातक इसलिए कि जहां एक तरफ लगातार कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है तो वहीं इससे मरने वालों की संख्या में भी रोजाना बढ़ोतरी देखी जा रही है। जिस तरह के हालात हैं उसमें पूरी तरह से छूट नहीं दी जा सकती और पाबंदियां लगाना ही सरकारों को सबसे सही और सबसे आसान रास्ता दिखता है। लेकिन अगर इन पाबंदियों से भी नए केस नहीं रुके तो क्या फिर देश लॉकडाउन की तरफ बढ़ेगा, जो शायद कोई भी नहीं चाहता होगा। आज तक ब्यूरो।
सरकारों के लिए जरूरी है कि जहां पाबंदियों की जरूरत है वहां पाबंदियां लगाएं, टेस्टिंग को और बेहतर तरीके से अमल में लाएं, अस्पतालों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करें। सबसे बड़ी बात, वैक्सीनेशन की स्पीड को बढ़ाएं। गर्व की बात यह है कि भारत में सबसे तेजी से वैक्सीनेशन हो रहा है। इसमें हमने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। कुल मिलाकर भारत में 8.5 करोड़ से ज्यादा टीके लग चुके हैं। लेकिन अफसोस की बात यह भी है कि वैक्सीन की शॉर्टेज की शिकायतें आ रही हैं, कमी की शिकायतें आ रही हैं और इस पर अब खुलकर राजनीति हो रही है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन आज महाराष्ट्र जैसे राज्यों पर भड़क गए कि वो वैक्सीनेशन को लेकर राजनीति कर रहे हैं। महाराष्ट्र ने आज कहा कि केंद्र सरकार वैक्सीन देने की स्पीड बढ़ाए क्योंकि उनके पास सिर्फ 3 दिन का स्टॉक बचा है। महाराष्ट्र जैसे राज्य वैक्सीनेशन में एज लिमिट को भी खत्म करने की मांग कर रहे हैं। जिस देश ने वैक्सीन की करोड़ों डोज बाहर दान कर दी, क्या वहां खुद वैक्सीन की कमी पड़ गई है? सवाल महाराष्ट्र से उठे हैं, जो सबसे ज्यादा कोरोना की चपेट में। वहां के स्वास्थ्य मंत्री का दावा है कि महाराष्ट्र में सिर्फ 3 दिन की वैक्सीन डोज बची है। वहां हर हफ्ते 40 लाख डोज की जरूरत है, लेकिन सिर्फ 14 लाख डोज का स्टॉक बचा है। मुंबई में वैक्सीन का स्टॉक खत्म होने वाला है। पूरे महाराष्ट्र में हर दिन औसतन 4 लाख लोगों को टीके लग रहे हैं, लेकिन अब लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर से वापस भेजा जा रहा है क्योंकि वैक्सीन की डोज ही नहीं बची है। महाराष्ट्र में कई ऐसे जिले, कई ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं कि जहां पर वैक्सीन न होने की वजह से लोग वहां पर आ रहे हैं, बुजुर्ग लोग वहां पर आ रहे हैं, सीनियर सिटीजन आ रहे हैं, लेकिन उनको हमारे को नम्रता से कहना पड़ रहा है कि वैक्सीन स्टॉक नहीं है, आप प्लीज घर जाइए, जब वैक्सीन स्टॉक आएगा तब हम आपको बुलाएंगे। जब हम अपनी वैक्सीन पूरी दुनिया में भेज रहे हैं तो क्या हमारे देशवासियों को इसमें प्राथमिकता नहीं मिलनी चाहिए? और मुख्यमंत्री जो मांग कर रहे हैं कि इसमें कहीं से भी बाधा नहीं आनी चाहिए, उस बाधा को ना लाने की बजाय हम वैक्सीन पहुंचाएं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं कहूंगी, ये नीड और वांट की बात नहीं है, जरूरत और मांग का झगड़ा नहीं है। आज ये देश की जरूरत ही नहीं, प्राथमिकता है। महाराष्ट्र सरकार वैक्सीन की शॉर्टेज की शिकायत कर रही है, लेकिन ये बात केंद्र को बहुत चुभी। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने तीखा जवाब दिया कि महाराष्ट्र सरकार महामारी को रोकने में लगातार फेल रही है। इसी नाकामी को छुपाने के लिए ध्यान भटकाने वाली बातें की जा रही हैं और लोगों में पैनिक फैलाया जा रहा है। यानी कोरोना से लड़ते लड़ते महाराष्ट्र जैसे राज्य और केंद्र सरकार वैक्सीन पर आपस में लड़ने लगी है। लेकिन बात सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं है, कई और राज्यों ने वैक्सीन शॉर्टेज की बात की है। जैसे आंध्र प्रदेश ने केंद्र से तत्काल वैक्सीन की 1 करोड़ डोज मांगी है। वहां रोजाना 1,30,000 लोगों को टीका लग रहा है, जबकि उनके पास 3,70,000 डोज ही है। झारखंड ने भी 5 लाख वैक्सीन की डोज की डिमांड केंद्र सरकार को भेजी है। वहां वैक्सीन की सेकेंड डोज लोगों को नहीं मिल पा रही है। लोग वैक्सीनेशन सेंटर से वापस भेजे जा रहे हैं। महाराष्ट्र हो, आंध्र प्रदेश हो, झारखंड हो या फिर दिल्ली हो, इन राज्यों का यही कहना है कि अगर वैक्सीन की सप्लाई ज्यादा रहेगी, सप्लाई में देर नहीं होगी, स्पीड बनी रहेगी, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीके लगाए जा सकते हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान जैसे राज्य मांग कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन में उम्र की बंदिश को हटाया जाए और 25 साल से ज्यादा के सभी लोगों को वैक्सीन लगाने की अनुमति दी जाए। लेकिन केंद्र सरकार का तर्क ये है कि पहले जरूरतमंदों को टीका लगाना जरूरी है, नहीं तो टीकाकरण का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और दुनिया में कहीं भी टीकाकरण हुआ है तो फेज वाइज और जरूरत के आधार पर हुआ है। जब तक वैक्सीन की सप्लाई लिमिटेड है, तब तक प्राथमिकता के आधार पर ही टीका लगना चाहिए। मांग करने में तो कोई कठिनाई नहीं होती, लेकिन हर एक चीज का एक वैज्ञानिक पहलू है। हर एक चीज जो है, जो भी फैसला किया गया है, प्रायोरिटी ग्रुप्स को डिसाइड किया गया है, वो वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर किया गया है। केंद्र सरकार का दावा है कि वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, सबको तत्काल वैक्सीन पहुंचाई भी जा रही है। जो राज्य शिकायत कर रहे हैं, वैक्सीनेशन पर उम्र कम करने की बात कर रहे हैं, उसमें राजनीति है, डर फैलाने की कोशिश है। राज्यों की शिकायतों पर स्वास्थ्य मंत्री ने वहां के आंकड़े बताकर जवाब दिया कि इन्होंने वैक्सीनेशन के पहले चरण ही ढंग से पूरे नहीं किए। महाराष्ट्र में अब तक सिर्फ 86% हेल्थ वर्कर्स को टीका लगा है। दिल्ली में 72% और पंजाब में 64% हेल्थ वर्कर्स को ही पहला डोज मिला, जबकि 10 राज्यों में यह आंकड़ा 90% से ज्यादा का है। फ्रंटलाइन वर्कर्स में महाराष्ट्र ने सिर्फ 73% लोगों को पहली डोज लगाई है,
जबकि सीनियर सिटीजन्स में सिर्फ 25% लोगों का ही टीकाकरण हुआ है। छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में पिछले 2-3 हफ्ते में मृत्यु दर बहुत तेजी से बढ़ी है। वहाँ एंटीजन टेस्टिंग ही हो रही है और वहाँ सरकार कोवैक्सीन के इस्तेमाल से इनकार कर रही है। यानी वैक्सीनेशन पर राज्य अपनी शिकायतें गिना रहे हैं तो केंद्र सरकार ने राज्यों की कमियां गिना दी। सब एक दूसरे को कोसने वाली बातें कर रहे हैं। सवाल ये है कि कोरोना की दूसरी लहर के बीच इन्हें समझदारी की डोज कौन देगा? मुंबई से पंकज और विद्या के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन को लेकर राजनीतिक खींचतान अपनी जगह है, लेकिन वैक्सीनेशन की सही तस्वीर समझने के लिए आंकड़ों को देखना होगा। भारत ने 16 जनवरी से वैक्सीनेशन की शुरुआत की। 6 अप्रैल तक यानी 81 दिनों में भारत में 8,70,77,474 डोज वैक्सीन लगाई गई। 6 अप्रैल को भारत में एक दिन में 33,37,601 डोज वैक्सीन लगी। अब अगर वैक्सीनेशन की रफ्तार को देखें तो भारत सबसे तेज वैक्सीनेशन वाला देश बन गया है। 16 जनवरी से 6 अप्रैल के बीच भारत में औसत 30,93,861 डोज दी गई। ये रफ्तार वैक्सीनेशन में अमेरिका को पीछे छोड़ने वाली है, लेकिन वैक्सीनेशन की ये रफ्तार भारत का संकट दूर नहीं करती। भारत की आबादी बड़ी है और 70% आबादी का वैक्सीनेशन हो तभी हर्ड इम्यूनिटी यानी कोरोना से बेफिक्र समाज हासिल हो सकता है। लेकिन संकट यह है कि वैक्सीन अधिकतम 1 साल तक ही प्रभावी है। अब बीते 7 दिनों का वैक्सीनेशन औसत देखें तो तकरीबन 32 लाख डोज रोजाना लगे हैं और इस रेट से भारत में 50% आबादी को वैक्सीन के 2 डोज देने में 400 दिन लग जाएंगे। यानी हर्ड इम्यूनिटी हासिल करना टेढ़ी खीर है। भारत में जिन 2 वैक्सीन को मंजूरी मिली उनमें कोविशील्ड बनाने वाला पुणे का सीरम इंस्टीट्यूट हर महीने 6 से 6.5 करोड़ डोज प्रोड्यूस कर रहा है, जबकि कोवैक्सीन बनाने वाले भारत बायोटेक की वैक्सीन निर्माण क्षमता अभी 50 लाख डोज प्रति महीने है। वैक्सीनेशन को लेकर आ रही भारत की यही चुनौती आंकड़ों में साफ दिखती है। 6 अप्रैल तक के आंकड़ों के अनुसार हर 10,000 की आबादी पर रोजाना वैक्सीनेशन के मामले में हंगरी टॉप पर है, जहां हर 10,000 में 115 लोगों को रोजाना वैक्सीन लग रही है, जबकि हर 10,000 की आबादी पर यूरुग्वे में 100 लोगों को और अमेरिका में 90 लोगों को रोजाना वैक्सीन लग रही है। लेकिन भारत में हर 10,000 की आबादी पर सिर्फ 25 लोगों को ही रोजाना वैक्सीन लग पा रही है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद यह समझने की कोशिश करेंगे कि अगर कार में मास्क पहनना जरूरी है तो रैली में क्यों नहीं? क्या कोरोना वायरस चुनावी रैलियों को छोड़ देता है? और क्या नाइट कर्फ्यू में दम है या फिर ये सिर्फ एक रस्म है? रहिए खबरदार। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और अपनी प्राइवेट कार में मास्क लगाने को अपनी पर्सनल चॉइस मानते हैं तो ऐसा मानना छोड़ दीजिए, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि आपकी कार आपका पर्सनल स्पेस नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि अगर आप दिल्ली में अपनी कार से अकेले सफर कर रहे हैं तो भी मास्क लगाना जरूरी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कार को एक पब्लिक प्लेस यानी सार्वजनिक जगह माना है। हाईकोर्ट के अनुसार कार भले ही आपकी हो, लेकिन वो जिस सड़क पर चल रही है वो पब्लिक प्लेस है। हाईकोर्ट ने कहा कि मास्क एक सुरक्षा कवच की तरह है जो कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकता है। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर लोग थोड़े कंफ्यूजन में हैं। वो इस फैसले को चुनावी राज्यों में रैलियों से जोड़कर देख रहे हैं और नेताओं को आईना दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें तस्दीक करती हैं कि चुनावी रैलियों में कोरोना वायरस का दम घुटता है। चुनावी रैलियों में कोरोना कदम रखने से भी डरता है। अगर ऐसा नहीं होता तो कोरोना का गढ़ महाराष्ट्र नहीं पश्चिम बंगाल होता, जहां भीड़ में नेताओं को कोरोना से हार नहीं बल्कि चुनावी जीत दिखाई देती है। और सिंगूर में जो भीड़ किलोमीटरों तक आपको दिखाई पड़ती है वो ही बताता है कि सिंगूर में अब परिवर्तन की एक मांग बुलंद बन चुकी है, जिसको ममता दीदी अब नहीं रोक सकती। तो एक तरफ चुनावी रैलियों में नेताओं से लेकर पब्लिक तक कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाने में मस्त है, और दूसरी तरफ दिल्ली हाईकोर्ट ने कह दिया है कि अगर दिल्ली में कोई अकेले अपनी कार में सफर करे तो भी मास्क लगाना मस्ट है। दिल्ली हाईकोर्ट का ये मानना है कि जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, हर किसी को इस समय प्रिकॉशन लेने की सख्त से सख्त जरूरत है, जिसकी वजह से ये नया निर्णय लिया गया है। जस्टिस प्रतिभा सिंह ने यही बात कही है कि गाड़ी अगर बाहर आ चुकी है
तो पब्लिक स्पेस में आ चुकी है भैया। इसका मतलब कि ये मास्क ना उतारे, नहीं तो 2000 रुपए का चालान आपको देना पड़ेगा। हाईकोर्ट के फैसले का सार ये है कि आपकी कार एक सार्वजनिक जगह है, क्योंकि वो जिस सड़क से गुजरती है वो सार्वजनिक जगह है। लेकिन हाईकोर्ट के फैसले का ये मतलब कतई नहीं है कि चुनावी राज्यों में जो रोड शो और रैलियां जिस सड़क से होकर गुजरती हैं, वो भी सार्वजनिक जगह मानी जाए, क्योंकि जो नियम दिल्ली में कार वालों पर लागू है, वही नियम चुनावी राज्यों में रैलियां करने वालों के लिए बेकार है। लेकिन इसे मासूमियत समझिए या सदमा, दिल्ली वालों को तो अभी तक कोर्ट के आदेश का मतलब भी समझ में नहीं आ पा रहा है। इसका तो अपने को नहीं समझ आता जी कि अकेला आदमी अगर बैठा है तो उसको अपने आप से क्या कोविड का डर है। मास्क अगर कार में अकेले बैठे हैं तो मैं नहीं मानता कि ज़्यादा ज़रूरी है अकेले बैठे रहना कार में, अगर मास्क नहीं भी लगा है। अगर हमारे गाड़ी का शीशा अगर पैक है तो मेरे हिसाब से नाजायज होगा चालान काटना। बात सिर्फ कार में मास्क लगाने के फरमान तक सीमित हो ऐसा भी नहीं है। अब बताइए, आम लोगों के लिए शादी में शामिल होने के लिए 100 लोगों की लिमिट है, लेकिन चुनावी रैलियां अनलिमिटेड है। आम लोगों के लिए अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए 20 लोगों की लिमिट है, लेकिन चुनावी रैलियों पर कोई लिमिट नहीं है। हद देखिए कि देश की कोई अदालत, कोई कानून, कोई नियम चुनावी रैलियों में इस भीड़ को रोकने में सफल नहीं हो पाता। कहीं यही वो वजह तो नहीं जो नेताओं को ऐसी भीड़ जुटाने के लिए प्रेरित करती है और वो मास्क जैसी जरूरी चीजों को गैर जरूरी बताने से भी नहीं डरते। अभी हमको तो इकोनॉमी को रिवाइव करना है, तो मास्क पहनेगा तो पार्लर कैसे चलेगा, ब्यूटी पार्लर भी चलना सही है। नेताओं के ऐसे बेतुके बयानों और दिल्ली हाईकोर्ट के ताजा आदेश के बाद दिल्ली वाले सवाल पूछ रहे हैं। सवाल ये कि क्या अगर दिल्ली में अभी चुनाव हो जाएं, तो क्या मंत्री और नेताओं की भीड़ में बिना मास्क वाले लोगों पर कोई चालान होगा? क्या कोरोना से लड़ाई जीतने की सारी जिम्मेदारी सिर्फ आम जनता की है, नेताओं की नहीं? क्या नेताओं के लिए नियम कुछ और है और जनता के लिए कुछ और? क्या इस देश में चुनाव जीतना कोरोना से युद्ध जीतने से ज्यादा अहम हो गया है? मतलब चुनावी रैली में लोग एक दूसरे पर चढ़ जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कार में कोई अकेले सफर करते हुए मास्क ना लगाए तो जुर्माना। नेताओं से ज्यादा समझदार तो दिल्ली के लोग हैं जो हाई कोर्ट के ऑर्डर की अहमियत को समझ पा रहे हैं। वो बहुत अच्छा है, उसमें हमारी दिल्ली और हमारी कंट्री के लिए बहुत बेनिफिट है। जैसे हर एक स्टेट में चुनाव, वहाँ तो कोरोना के लोग वो नॉमिनेटिक है, वहाँ नहीं चल रहा है। न्यायपालिका को तो सब कुछ सोचना चाहिए भी। हमें तो इस चीज़ को मास्क लगाना है, जो इससे सेफ्टी हो रहा है अपने बॉडी शरीर को। दिल्ली हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया वो जनहित के लिए जरूरी है। उस फैसले का सम्मान होना चाहिए। ये सिर्फ दिल्ली वालों की ही नहीं बल्कि हर देशवासी की ड्यूटी है। लेकिन जनहित के इन नियमों से चुनावी राज्यों को छूट किसकी परमिशन से मिल जाती है? जवाब उन नेताओं के पास है जो भीड़ देखकर घबराने की बजाय डबल जोश से भर जाते हैं। आप शांति रखिए, अब मैदान छोटा पड़ गया है, आप जहां हैं वहीं खड़े रहिए। मैं आपके प्यार के लिए, आपके उत्साह और उमंग के लिए मैं हृदय से आपका बहुत आभारी हूं। खेला होवे, खेला होवे, जेता होवे, बीजेपी के हारते होवे। देश में मंगलवार को 24 घंटे में 1,15,000 से ज्यादा कोरोना केस दर्ज हुए हैं, जो एक दिन में आए सबसे अधिक केस हैं। इसके बाद अलग अलग राज्य अपने स्तर पर लॉकडाउन वाली स्थिति को टालने की कोशिश में जुटे हैं और नाइट कर्फ्यू जैसे उपाय करने में लगे हैं। वैसे इसे संयोग माने या प्रयोग कि नाइट कर्फ्यू वाले राज्यों की लिस्ट में 5 चुनावी राज्यों में से एक का भी नाम नहीं। कई लोग नाइट कर्फ्यू पर सवाल उठा रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं क्या कोरोना सिर्फ रात में फैलता है? लोग पूछ रहे हैं कि जब सरकार अपने अस्तित्व के लिए राजनीतिक रैलियां कर सकती है तो व्यापारी अपना घर चलाने के लिए कारोबार क्यों नहीं चला सकते? नाइट कर्फ्यू को लेकर हर राज्य के लोग इसी तरह के सवाल पूछ रहे हैं। हालांकि ऐसे भी लोग हैं जो नाइट कर्फ्यू को जरूरी बताते हैं। इस बारे में दिल्ली के लोग क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए मैंने दिल्ली के मार्केट कोनॉट प्लेस में तमाम लोगों से बात की।
कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ लॉकडाउन का सवाल उठता है, लेकिन लॉकडाउन के उस दौर को याद करके, अर्थव्यवस्था पर किस तरह की मार पड़ी थी उसे याद करके लॉकडाउन न तो सरकारें चाहती हैं और न ही आम लोग चाहते हैं। इसके बावजूद नाइट कर्फ्यू अगर लगाना पड़ा है तो कितना असर पड़ेगा? कनॉट प्लेस के इलाके में हम हैं, दुकानें अमूमन देर रात तक खुली रहती हैं। आपकी भी कितने बजे तक खुली रहती है? रात को 11 बजे तक खोलते थे, पर अब तो जल्दी जाना पड़ रहा मैम। तो इससे नुकसान है? बहुत ज़्यादा नुकसान है मैम, नुकसान तो बहुत ज़्यादा। शाम को ही अच्छा कस्टमर आता था, अब रात में ये कि कल तो 8 बजे ही बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कर्फ्यू लग गया हो। काम बहुत ज़्यादा, पर काम से ज़्यादा तो हर आदमी के जीवन जरूरी है मैम। मतलब आपको लग रहा है कि नुकसान हो रहा है, लेकिन आप इसके पक्ष में हैं? हाँ मैम। ये आपकी दुकान कितने बजे तक खुली रहती है? लॉकडाउन से पहले तो 1 बजे तक खुल रही थी, हाँ। लेकिन कल से लॉकडाउन जब से हुआ, हमने कल 8:30 बजे दुकान अपनी क्लोज कर दी थी। यानी कि उस समय ज्यादा ऑर्डर्स आते थे, नुकसान हो रहा है? ये तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि हमारा जितना भी सारा काम है वो इवनिंग से लेकर नाइट तक चलता है, क्योंकि लोग ज़्यादा मोस्टली लोग डिनर करने के लिए ही निकलते हैं। शाम में तो हमारी जो आइटम्स हैं सारी स्नैक्स में आती है, वो डिनर में आती है, और सारा नुकसान हो रहा है। यानी कि इवन भी आप बिलीव नहीं करेंगे, जो सेल 100% कहेंगे उसको आप सिर्फ 5% रह चुकी है सिर्फ। ये ज़रूरी है कदम, आपको लगता है नाइट का? नहीं, नाइट का समझ में नहीं आता। नाइट का कदम ज़रूरी है मेरे हिसाब से, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कोरोना का डर तो दिन में है। जो आप देखो कितनी पब्लिक है, रात में तो सब अपने अपने घर में होते हैं, सिर्फ कुछ लोग जो खाने के लिए निकलते हैं वही निकलते हैं बस। ये तो बिल्कुल ही ज़रूरी नहीं है ना, नाइट कर्फ्यू ये तो ज़रूरी ही नहीं है। कर्फ्यू लगाया सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है, मैं तो कहता हूँ दिन में लगना चाहिए मैडम। दिन में लगने की नौबत आ गई है, पहले से केस बहुत ज्यादा हो गए हैं इस बार। आप लोग को तो नुकसान हो रहा होगा ना अगर रात में काम तो है, लेकिन जान से ऊपर तो कोई चीज नहीं है मैडम। नाइट कर्फ्यू कोरोना के लिए जो लगाया गया है वो सही है गलत है? सही है मैडम, क्योंकि रात को बियर बार वगैरह में लोग आते हैं, भीड़ ज़्यादा इकट्ठी होती है तो पेशेंट बढ़ रहे हैं। पर आप लोगों को तो नुकसान हो रहा होगा, चला नहीं पा रहे रात 10 बजे से? हाँ, रात को नहीं चला पा रहे, लेकिन फिर भी पहले जिंदगी है, बाद में कमाई है। जो नाइट कर्फ्यू कोरोना के लिए लगाया गया है वो सही है आपके हिसाब से? बहुत जरूरी है। इट वॉज वेरी एसेंशियल एंड इट शुड कंटिन्यू फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो इससे नुकसान है आपको? कितने बजे तक दुकानें जो हैं वो टाइम पर, जो रेगुलर बायर्स हैं दे कम ऑन ए टाइम एंड दे गो ऑन ए टाइम। नाइट कर्फ्यू इज ए मस्ट, बिकॉज लोगों को जो ये हालत हो रही है, जो भी हो रही है, जो भी रीजन है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द लेट नाइट्स ऑफ द पीपल, यू नो। आई एम एब्सोल्युटली इन फेवर ऑफ इट। गवर्नमेंट शुड बी वेरी वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट। नाइट कर्फ्यू जो लगाया गया है उससे कोरोना पर असर पड़ेगा? मेरे को ये कंसेप्ट अभी तक समझ में नहीं आया, टू बी वेरी फ्रैंक। अब जिन्होंने लगाया है नेचुरली वो हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, कोई सोच समझ के लगाया है, पर हमें नहीं पता कि इसका नाइट कर्फ्यू से क्या फ़ायदा होगा। दिन में तो वही हाल है, उससे भी बुरा हाल है। क्या बिजनेसेस को नुकसान है इससे? बिल्कुल नुकसान है। 8 बजे के बाद, 7 बजे के बाद आप कॉरिडोर ये देख लीजिए बिल्कुल सुनसान हो जाते हैं। आदमी 7 बजे के बाद बिल्कुल ही निकल जाता है। एक तो बिजनेस वैसे ही कोरोना की वजह से डाउन, और ये नाइट कर्फ्यू की वजह से और भी सेल इफेक्ट हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, उससे आप लोगों के बिजनेस पर प्रभाव है? 100% है, 100% बिजनेस अफेक्टेड है, पर इट शुड बी देयर, होना तो चाहिए था। जिस तरह केसेस यहाँ पर इंक्रीज बढ़ते जा रहे हैं, पीपल आर नॉट केयरफुल अबाउट द इन्फेक्शन एंड ऑल। आई डोंट थिंक सो कि गवर्नमेंट के पास इसके अलावा और कोई चारा रहा होगा। 1 साल के लॉकडाउन के बाद वैसे ही जो छोटे कारोबारी हैं वो त्राहिमाम कर रहे हैं। ऐसे में नाइट कर्फ्यू, सारे लोग इस बात से तो इत्तेफाक रखते हैं कि ज़रूरी है, लेकिन ये बात भी समझ रहे हैं कि बहुत ही मुश्किल वक्त है ये उनके लिए। लेकिन साथ ही कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सवाल ये उठाते हैं कि क्या कोरोना दिन में नहीं फैलता है? सभी लोग इस बात के लिए हाथ जरूर मिलाने को तैयार हैं कि देश को इस समय जरूरत है, समाज को जरूरत है, लेकिन हाँ, परेशानी का सबब तो है ही। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक। सांप्रदायिक आधार पर वोट मांगने के आरोपों पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है। आयोग ने उन्हें 48 घंटों के भीतर जवाब देने को कहा है। ममता को यह नोटिस 3 अप्रैल को हुगली के तारकेश्वर में उनकी स्पीच को लेकर दी गई है। इस स्पीच में ममता ने कहा था
कि मैं अपने अल्पसंख्यक भाई बहनों से हाथ जोड़कर अपील करती हूं कि अल्पसंख्यक वोटों को बंटने न दें। ममता की इसी स्पीच को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी एक रैली में कहा था कि अगर बीजेपी ने कहा होता कि सारे हिंदू एक हो जाओ तो चुनाव आयोग के 8-10 नोटिस आ जाते। गौरतलब है कि ममता की स्पीच की चुनाव आयोग से शिकायत बीजेपी ने ही की थी। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।